नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है देवांश जी, जो कि हर फील्ड में काम करते हैं, मतलब विभिन्न फील्ड्स में काम करते हैं। अभी रिसेंटली इनका बाइक सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। ये रेडियो में भी काम कर चुके हैं, ये डीसी हिसार की डॉक्यूमेंट्री भी कर चुके हैं, बहुत सारे काम ये मैनेज करते हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं, तो हम देवांश जी से पूछते हैं कि मल्टीटास्किंग काम आप कैसे मैनेज करते हो। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, और आपने जिक्र किया मल्टीटास्किंग का। जैसे कि आपने बताया था कि आपने हाल ही में बाइक सॉन्ग रिलीज़ किया है और उसके तुरंत बाद जो है यूजीसी नेट भी क्लियर किया है, इसीलिए आप मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे थे। तो उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो इसको बोलते हैं कर्मयोग बोलते हैं, और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। एक काम में दक्षता का असर दूसरे काम पर दिखाई देता है। ये है बात श्री कृष्ण जी ने 5000 साल पहले हमें समझाई थी। अगर मैं पढ़ाई ध्यान से करता हूँ तो मैं एक्टिंग भी ध्यान से कर पाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू ध्यान से लगाता है ना सर जी। तो वो आदमी खाना भी ध्यान से बना पाएगा, वो बाकी काम भी ध्यान से कर पाएगा। जी। इसी को ध्यान बोलते हैं। क्योंकि आजकल की मैंने जिन गुरु से ट्रेनिंग ली, जैसे हमारे थिएटर वगैरह सिखाते थे डॉक्टर कश्यप, या जो भी थिएटर में, हमने यही चीज़ सीखा है कि जिस वक्त आप एक एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए, तो वो डेफिनेटली जो है आपको रिजल्ट बिल्ड करके देगा। तो जैसे मैं पढ़ाई करता था तो सिर्फ उस टाइम पढ़ाई करता था, फिर इसका असर जैसे थिएटर करते तो थिएटर करते हैं, तो इस तरह से ये चीज़ें बेहतर हुई है। और तभी जो है मैंने बाइक सॉन्ग, अभी उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 7000 करीब उसके व्यू हो चुके हैं एकदम नए चैनल पर। और कुछ हमारा स्कूलिंग का भी इसमें रहता है कि स्कूलिंग में कैटेगराइजेशन होती है जैसे पीरियड्स की, तो फिर घर आते थे तो पापा जो है साहित्य की एक्टिविटी या राइटअप या कोई फीचर रेडियो उसमें इन्वॉल्व कर देते थे। और बचपन में ही उन्होंने जो है रेडियो स्टेशन हिसार पे या दूरदर्शन पे ले जा करके वो ऑडिशन भी पास हो गया था हमारा, वो हमें वहाँ लेकर गए थे। जी। जी। तो अभी आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है मास कम्युनिकेशन में, सबसे पहले उसके लिए आपको बधाइयाँ ढेर सारी। तो धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वो फिर भी नहीं कर पाते, तो उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे। जी, देखिए, इस बार मेरे इतने अच्छे मार्क्स भी नहीं हैं कि मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के ऊपर टिप्स दूं, लेकिन वो मार्क्स ना रहने की वजह ऐसा नहीं है कि मैं एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। वो उसकी वजह ये है कि इस बार मैंने जैसे यही बताया ना कि आप अगर दूसरे काम को भी फोकस देंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक चीज़ की क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। जी। कि जैसे मानिए कि मैंने जैसे व्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर दी थी, मैंने प्रेरणा वृद्धाश्रम कुरुक्षेत्र की व्लॉगिंग करी, और भी डिफरेंट प्लेसेस पर जाकर व्लॉगिंग की वीडियो बनाई, एडिटिंग करी उनकी, और बाइक सॉन्ग भी हमने, वीडियो प्रोडक्शन भी हमने शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसमें मैं अभी ओनली जस्ट नेट क्वालिफाइड हुआ है, आई एम एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। तो जेआरएफ और या जो अच्छे और ज़्यादा मेरे मार्क्स आ सकते थे वो खैर उसमें नहीं आए। लेकिन मैं कहना यही चाहूँगा कि देखिए, हमारे ब्रेन को स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है टाइम टू टाइम एनर्जाइज रखने के लिए और इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए किसी एक्टिविटी में। जी। जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेट की तैयारी करते थे या लाइब्रेरी जाते थे या ओनली बाकी चीज़ों को उन्होंने अपने आप को दबा करके जो है रखा कि इसलिए कि भाई नेट पे असर ना पड़े, तो यानी वो ग्रीडी तो हो गए उसमें कि भाई हाँ चलो डिसिप्लिन उसको वो कह सकते हैं एक तरह से, लेकिन आज के दौरान में उसको डिसिप्लिन नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग। वही किताबी कीड़ा बन के पढ़ना, नोट्स से पढ़ना, तो वो बोर भी जल्दी हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में जाने के भी चांसेस होते हैं। तो उनके लिए आपके क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। उनके लिए सॉल्यूशन यही है कि देखिए, आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वर्क है उनमें भी तो आप इन्वॉल्व रह सकते हैं। जैसे मेरा मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क यही था कि फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म बना लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो शूटिंग के दौरान बहुत सारे काम होते हैं, एडी का काम होता है, कॉस्ट्यूम वाले काम होता है, प्रोडक्शन का काम होता है, तो वो मतलब अपने से रिलेटेड जितने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसमें इन्वॉल्व हों, ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और बढ़े और उनके माइंड को स्टिमुलस मिले और वो स्टडी करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेटेड रहे। मेरे साथ यही होता था, फिल्म बनाता था तो उसके बाद ज़्यादा इंटरेस्ट बनता था, तो उसमें उस दौरान जो पढ़ा हुआ है वो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगा। राइट। तो सर, आपका जो डेली रूटीन है वो कैसे मैनेज करते हो, उसके बारे में बताओगे आप कुछ। सिंपल सी बात है, हमारे प्रोफेसर थे मनोज दयाल सर, ये डेली रूटीन पे आपने बात कही,
उन्होंने हैं अभी प्रोफेसर है वो, तो उन्होंने एक बताया कि मैं एक डायरी रखता हूँ पास में जी। तो डायरी हमेशा पास में रखो, कुछ नहीं, रात को सोने से पहले उसमें अगले दिन की 2-3 टास्क रख लो और जो काम शुरू करो उसको निपटा दो। दूसरे नंबर की टिप, उसको अगर कल पे टाल दिया तो वो काम डिले हो जाएगा। ऐसा ही होता है, हमारी इस प्रोडक्शन में ऐसा ही होता है, जैसे गाने बन जाते हैं कई बार, एडिटिंग पे उस पे छोड़ दिया जाता है और उसको कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, तो बाद में बाद ही हो जाती है, कईयों के गाने अटके रह जाते हैं। हमारा गाना बाइक सॉन्ग जिस दिन बना उसी शाम मैंने एडिटर को रोका यहीं, मैंने कहा कि आज ही इसको करके जाना, तब ये पॉसिबल होगा। जी, ये देवांश सर ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई है हर स्टूडेंट के लिए और हर व्यक्ति के लिए, सिर्फ स्टूडेंट ही क्यों, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी काम को फिनिश करना चाहते हो या अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए एक छोटी सी पॉकेट डायरी रखो, उसमें टू डू लिस्ट बना लो और जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट रखो और उनको कंप्लीट करो और फिर नेक्स्ट वर्क पे चले जाओ। राइट सर? राइट, और प्रायोरिटी का इसमें रहता है। टू डू लिस्ट भी मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हाँ वो जो है स्टबबोर्न वो बनाए, अरे वो खुद को रिमाइंड कराने के लिए कि जैसे हम सुबह उठते हैं, दिमाग की आदत होती है कि जल्दी से भूल जाने की या रिलैक्स हो जाने की, तो उसको अगर रिलैक्सेशन फिर उसमें माइंड जो है वो और कहीं भी डाइवर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो मैंने जिस काम में आपका इंटरेस्ट होगा ना उससे डाइवर्ट हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि कभी कोई और काम आ जाता है या बता देते हैं घर वाले, तो फिर वो जो काम हमने रखा है अपने लिए जो सोचा था, घर वाले आप कहते हो घर वाले काम बताते हैं, घर वाले जो काम बताएंगे उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होगी 2 घंटे 3 घंटे जी, बाकी बचे आवर में आप कर सकते हो। और आपके जितने भी काम है डेली 5 इफेक्टिव आवर देने की जरूरत है बस जी। दिनचर्या के सिर्फ 5 इफेक्टिव आवर हैं जो डिसाइड कर देंगे आपके रिजल्ट का। जी, तो वही बात मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आप अपनी लिस्ट तैयार करें और जैसे जैसे काम है वो फिनिश करें। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि आप इतने सारे मल्टीटास्किंग काम आप करते हो, तो आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? आप काम तो सारे कर रहे हो लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो किस चीज़ में आता है? ये आपका जो सवाल है ये बहुत ही जेन्युइन है और अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुशाखाए बुद्धि अगर हो जाती है, मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, तो वो नुकसानदायक भी होती जी। इसलिए ज़रूरत होती कि किसी एक काम में ज़्यादा दक्षता हासिल करने की। जी। मल्टीटास्किंग होना कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है, मतलब मल्टी टैलेंटेड होना अच्छी बात है, लेकिन किसी एक काम में उस स्ट्रीम को चुन के उसमें बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के वक्त में भी। जी। और आज के क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम भी अलग अलग तरह के हो गए, अलग अलग स्ट्रीम्स हो गए, तो किसी एक पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप यूपीएससी ले सकते हैं। वो सबसे बड़ा एम्बिशन है, सबसे बड़ा लालच है, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनका बेटा जो है IAS IPS ऐसे बने जी। लेकिन उसके पीछे की स्टोरी, इसी लालच का फायदा कोचिंग इंडस्ट्री उठाती है। अभी आप तो अवेयर होंगे कि अभी संदीप माहेश्वरी जी ने कितना बड़ा मुद्दा उठाया है कि वो नंबर 1 एजुकेटर हैं यूट्यूब की दुनिया में, और उन्होंने बताया कि कोचिंग इंडस्ट्री का कितना लाखों करोड़ों का स्कैम है जी। वो कहते हैं कि टोटल 1000 सीट हैं, वो जिस तरह से कहते हैं कि इनमें से आपको ये बताया जाएगा कि आपको तो एक ही चाहिए, और वो उस लालच के ऊपर जो है कितने करोड़ों 400-500 करोड़ का टर्नओवर उनका रहता है, और वो बाकी सारे काम को, रील्स भी ऐसे ही वायरल होंगी, चाहे उस वर्किंग में आपको ना पता लगे, लेकिन रील्स भी इस तरह के वायरल होंगे कि हाँ उसको सपोर्ट किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं उस लालच का बेनिफिट उठाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टी ब्रांच इंटेलिजेंस, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो आपका कोर इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मजा आता है और जिसमें कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट आता है, वो काम चुनना चाहिए। और मेरे लिए वो काम है प्रेजेंटेशन जी। वेदर इट इज़ एक्टिंग, वेदर इट इज़ फ्रॉम पॉडकास्टिंग, इंटरव्यूइंग, तो इस तरह की मेरी प्रेजेंटेशन, फिल्म मेकिंग भी एक जरिया है उसका, परफॉर्मिंग आर्ट मेरा कोर इंटरेस्ट है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप अभी बहुत से काम जैसे कर रहे हो, बार बार इसके बारे में डिस्कस करना नहीं चाहिए, कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, आपका फ्यूचर कहाँ देखते हो 5 साल के बाद? देखिए, आपको गाड़ी चलानी आती है? जी बिल्कुल। मेरे को भी गाड़ी चलानी आती है जी। तो जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं जी, तो हमें कितनी दूरी का दिखाई देता है? अगर उस दौरान मैं 1 किलोमीटर बाद का सोच के गाड़ी चलाऊंगा तो नजदीक में कहीं ना कहीं वो ठुक जाएगी। जी। तो सिंपल सा मेरा तो रूल यही है। नहीं, आप 5 साल नहीं, आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। आपका विजन क्या है? विजन तो मैं उसी का बता रहा हूं, इंसान लेके चलता है, वही बता रहा हूँ
वही बता रहा हूँ, ये जो विजन है, ये ड्रीम है, ये सारी टर्म जो है ये लोगों को शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित करने की तरकीबें हैं जी। कैसे? मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, गाड़ी ड्राइविंग जैसा ही रूल जीवन का है। आप अगर गाड़ी चलाते वक्त सोचेंगे कि 2 किलोमीटर बाद में मैं कैसे टर्न लूंगा, तो आप नहीं चला पाएंगे जी। इसलिए मैं तो सिंपल यही मानता हूँ कि जितना आगे का दिखा रखा है, 1 महीने का, 2 महीने का, इस तरह से सोच के चलते हैं। सिंपल टास्क, आने वाले 6 महीनों के अलावा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, फिर भी कोई एक नहीं तो ड्रीमिंग की आदत पड़ जाएगी। तो सेट क्या होगा ना? हाँ जी, गोल मैंने बता दिया। अभी मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया है, अभी कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं ट्राई करूंगा। फिलहाल का ये टास्क है जी। वही और कुछ एक लाइनअप है हमारे, बैक टू बैक सॉन्ग और लाइनअप है स्टूडियो का, सोमिका फिल्म्स का, आनंद कला मंच का। हमारा एक और सॉन्ग लाइनअप है, फिर एक शॉर्ट फिल्म लाइनअप है। इस तरह की 2-4 टास्क हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो अब आप अपनी जो आनंद कला मंच है उसके बारे में बताएं। जी, ये जो आनंद कला मंच पब्लिकेशन है, ये मेरे फादर साहब ने शुरू किया है और 31 अगस्त 2021 को वो रिटायर हुए और रिटायरमेंट के बाद से अब करीब 2-2.5 साल हो गए हैं वो इसमें कार्यरत हैं। और इसको बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करके उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचाया कि अभी हाल ही फिलहाल में ही हमने जो है 30 लघु कविता पुस्तकों का विमोचन किया है, जो हमारे ही पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई हैं। मैं तो शुरुआत से बस थोड़ा बहुत प्रूफ रीडिंग या बाकी सब एडिटिंग इस तरह के कामों में लगा रहा, और बल्कि उन्होंने कुछ उसमें बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है। साथ में मेरा भाई सोमेश भी इसमें जुड़ा रहा। तो ये देखिए कि जो वो पहले राइटर रहे हैं, वो हरियाणा साहित्य अकादमी से भी उनकी जो है पुस्तकें श्रेष्ठ कृति में चुनी गई हैं। पूरे हरियाणा में उनका जो है बसों के अंदर किराया माफ़ है, उनका जो पास बना हुआ है उसके तहत। तो जब वो पहले पब्लिशर्स के पास जाते थे या उनसे पुस्तकें छपवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक ठगी का या कुछ मैनिपुलेशन इस तरह की चीज़ें उन्होंने फेस करी। तो उससे बचने के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अपना खुद का ही एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया जाए जो कि बहुत जेन्युइन हो। राइटर्स के साथ जो भी आने वाले लेखक हैं, नौजवान हैं, लेखक लेखिकाएं हैं, उनके साथ कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और इनजस्टिस ना हो। तो इसलिए उन्होंने ये पब्लिकेशन स्टार्ट किया और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। आगामी योजनाएं भी काफ़ी हैं। अभी आने वाली जो 93वीं जयंती होगी लोक साहित्यकार जलाल दास जी की, उसमें 51 पुस्तकों के प्रकाशन का जो है टारगेट है इसके अंदर। तो आप सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो आप इसकी वर्कशॉप्स भी देते हो, तो कोई ऐसे 5 टिप्स जो अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहें उनके लिए? बॉडी लैंग्वेज की जैसे आपने बात कही ना, अब इसमें कोई मैं जो आप कह रहे थे काम का, मैं दर्शकों को बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं कि मेरी मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दैनिक जागरण में एक सफलता कैंपेन उन्होंने चलाया था। तो उसके ज़रिए मैंने विभिन्न कॉलेजेस में जा कर के ये लेक्चर्स दिए थे, कंडक्ट करे थे। उसके तहत उसमें इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज इस तरह का रहता था जी। इस दौरान जो मैंने लेक्चर्स लिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इस सब पे लिया। देखिए, नॉर्मल बॉडी की फिटनेस तो ज़रूरी होती ही है, आपकी जो है बैकबोन स्ट्रेट हो, आपके हैंड जेस्चर्स आपके ये कंट्रोल में हो, कोऑर्डिनेशन पूरा हो। जब आप बात कर रहे हैं तो अगर मैं बातें आपको जैसे समझाने के लिए ये जेस्चर है और अगर मैं इसी के साथ साथ ऐसे ऐसे करके मैं कहूँ कि, तो वो मिसमैच हो गया। तो सेम बॉडी लैंग्वेज का खेल है। जैसे हम किसी को नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते अगर पहले बोल दें और ये कई देर बाद पोज लेके आए तो इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ठीक है, किसी को हाय बोले और तो ऐसे करें तो भी अच्छा नहीं रहे। हाय बोलेंगे तो हम ऐसे ही ना बोलेंगे हाय, है ना। तो वो सब चीज़ें होती है। आई मूवमेंट अगर मैं देखूं कहीं और बात उससे करूं तो वो सोचेगा मेरी आंख में कुछ डिफेक्ट है, तो वही आई जेस्चर्स का भी है। स्माइल का एक है, इस तरह से बैठ के सोचने का अलग है। इंटरव्यू में बैठे तो अभी ये इनफॉर्मल इंटरव्यू, मैं यहाँ ऐसे बैठ सकता हूँ, आपसे बातचीत कर सकता हूँ क्योंकि मैं अभी मेरा आप एज ए आर्टिस्ट और एक उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं फॉर्मल इंटरव्यू में चला जाऊँ तो वहाँ मैं ऐसे थोड़ी बैठूंगा, वहाँ मुझे इस तरह से बैठना होगा। यस सर माय नेम इज़ देवांश, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड ऐसे मेरे को बात करनी पड़ेगी ना। तो बॉडी लैंग्वेज का मैं एक खास टिप यही थी कि माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जी। अब उठने बैठने का तरीका, कई लोग ऐसे बैठते हैं तो ये क्लोज हो गई, कंजस्टेड, ठीक है, या कई लोग यूं बैठ गए या बिल्कुल वो होकर के बैठ गए। तो ऐसा नहीं कि आपकी एक तो स्ट्रेंथ रहे कि भाई आपकी जो बैकबोन है वो मजबूत रहे, नॉर्मल एक्सरसाइज से वो हो जाता है। राइट, ठीक है। आप जैसे बातचीत करते तो कोऑर्डिनेशन हो,
Right. हैंड की मूवमेंट का, हर जेस्चर का एक मीनिंग होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, इसका अलग मीनिंग होता है, आई मूवमेंट, आई कॉन्टैक्ट। तो ये इस तरह की चीज़ें मैं उसमें बताता था कि हमें हमारे फेशियल जेस्चर्स का, आई मूवमेंट्स का, हैंड मूवमेंट्स का, ये ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन के साथ मैच करना चाहिए और कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जी। तो अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हम जिसका भी इंटरव्यू करते हैं इंस्पायरेशनल टॉक्स में, तो हम उनसे इंस्पायरेशनल मैसेज लेते हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आपका इंस्पायरेशनल मैसेज क्या रहेगा? जी, इंस्पिरेशनल मैसेज मेरी तरफ से तो मैसेज तो क्या रहेगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि खुश रहिए और खुश मिजाज रहिए, मौज में रहिए, और खुश रहने से ही आपका जो भी काम है उसमें रस आएगा और आप उसको अच्छे से करेंगे, और इससे सिंपल कोई फंडा नहीं है। भाई कपिल शर्मा भी आपने देखा होगा, वो भी तो कहते हैं हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए कपिल शर्मा शो के साथ। तो वही है, हंसते रहिए, खेलते रहिए और काम में अभी लगे आप रहिए। कपिल शर्मा शो को प्रमोट कर रहे हैं। नहीं कह सकते हैं, आप एडिटिंग में काट दीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब है कि खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और अपने काम अच्छे से करते रहिए, बस। ठीक है साथियों, आज हमारे साथ थे देवांश जी, इनसे मिलके आपको और कैसा आप लगा, सबको कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ जी, और आप सबको गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, थैंक यू। बैठ मेरी बाइक पे तन्ने सारा शहर घुमा दूं मैं, आ बैठ मेरी बाइक पे तन्ने